नमस्कार मिथिला, आप सभी का स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपने इस डिजिटल माध्यम से अपने साहित्यिक कथा यात्रा की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को पता है कि अभी मैं हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार बाबा नागार्जुन के उपन्यास रतिनाथ की चाची, इसको अभी एपिसोड बना करके मैं आप लोगों के समक्ष अपने चैनल मैथिली सिनेही पर, यूट्यूब चैनल मैथिली सिनेही पर रख रहा हूं। और अपने फेसबुक पेज काव्यांजलि पर भी मैं इसको रख रहा हूं। तो अगर कोई हमारे फेसबुक पेज पर में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल तक मैंने 2 एपिसोड इस उपन्यास का मैंने रखा, आज मैं तीसरा एपिसोड रखने जा रहा हूं। तो ये लीजिए तीसरा एपिसोड रतिनाथ की चाची का। एक छोटा सा स्टेशन राजनगर। 11 बजे रात में ट्रेन से चाची और जयनाथ उतरे। स्टेशन से बाहर आकर इन्होंने कोई बैलगाड़ी किराए पर कर लेनी चाहिए। 5 कोस पैदल चलना चाची के बूते से बाहर था। शुभंकरपुर से तारसराय स्टेशन महज कोस भर पड़ता है। उतने में ही चाची को 4 जगह बैठना पड़ा था और यह 5 कोस का लंबा रास्ता बेचारी कैसे तय करती। जयनाथ ने तय कर लिया कि 5 रुपया भी लेगा तो क्या, बैलगाड़ी बिना किए तरकुलवा नहीं जाएंगे। स्टेशन से बाहर सड़क की ओर 10-12 गाड़ियां तो थी जरूर, लेकिन उनमें से एक भी तरकुलवा की नहीं थी, आसपास की थी। पर उनके आरोही सुबह की ट्रेन से आने वाले थे। चाची का मन था कि किसी तरह किरण फूटने से पहले मैके पहुंच जाए। जयनाथ का भी यही विचार था और ऐसा ठीक भी था। चाची जिस काम के लिए अपनी माँ के यहाँ जा रही थी उसमें सराहना, खुशी या स्वागत की कल्पना कर ही नहीं सकती। उसके मुंह पर तो कालिक पुती हुई थी। माँ न जीती होती तो तरकुलपा जाने की अपेक्षा वह कमला की धार में डूब मरना अधिक पसंद करती। उसे अपनी माँ के सरल, शीतल, दयालु स्वभाव पर बहुत भरोसा था, इसीलिए तो जा रही थी। जयनाथ ने अपनी भाभी को वहीं सड़क पर एक ओर बिठा दिया और खुद निकले सवारी की तलाश में। उन्हें मालूम था कि 10-12 इक्के भी राजनगर के स्टेशन पर मौजूद रहते हैं, लेकिन आज उनका भी पता नहीं था। कमला का पुल पार कर जब वो आगे बढ़े तो पाकड़ के नीचे एक इक्का दिखाई पड़ा। मचान पर जो आदमी सो रहा था वह जयनाथ की पैर की आहट पाकर जग गया और उसने यह बात अपनी खांसी से जाहिर कर दी। पूछने पर मालूम हुआ कि वह तरकुलवा पहुंचा देने को तैयार है, मगर 6 रुपया से एक ढेला भी कम नहीं लेगा। आखिर 5.5 पर सौदा पट गया। इके वाले ने कहा कि आप स्टेशन चलिए, मैं घोड़ी को जोतकर अभी आ रहा हूँ। उन लोगों के पास सामान के नाम पर कुछ था ही नहीं। था क्या, सिर्फ 8 महीने का गर्भ। सही सलामत तरकुलवा तक पहुँचने की भी उन्हें चिंता थी। इक्का आया, उस पर इक्केबान से कहकर ओहार यानी पर्दा डलवा दिया गया। इस काम के लिए जयनाथ ने अपनी ही धोती निकाल कर दी थी। चाची सवार हुई और जयनाथ चले पैदल। बाजार के बाद सड़क पर रोडियां नहीं थी, बिल्कुल कच्ची और देहाती सड़क, और उस पर धूल और बालू न रहे तो इसका मजे में चल निकलता था इक्का। जरा सी रात बाकी थी कि तरकुलवा पहुंच गए। जयनाथ को जुम्मन झा चाची के पिता का घर मालूम था। इके को लिवाए सीधे वहीं पहुंच गया उनके घर पर। इके से उतरकर चाची अपने बाप के आंगन में आ गई। उधर जयनाथ ने इक्के वाले को किराया देकर फौरन रवाना किया। इसके बाद खुद ही अंदर आ गया। स्त्रियां अपने दमाद से हल्का पर्दा किया करती है और जयनाथ ठहरे वहाँ के दमाद के छोटे भाई साहब। खैर, अंदर जाकर जयनाथ ने देखा कि पश्चिम वाले घर के वसारे पर माँ बेटी दोनों एक दूसरे से गले लगकर सिसक कर रो रही है। जयनाथ के अंदर आ जाने पर रोने की इस धीमी आवाज़ में और भी अधिक धीमापन आ गया। पैर छूकर प्रणाम करने पर वृद्धा ने आशीर्वाद दिया। जयनाथ ने कहा, खुल करके सारी बातें भाभी ने अपनी माँ से न कही होगी और कहे बिना बनेगा नहीं। यह कठिन कर्तव्य मुझे ही करना पड़ेगा। वृद्धा को अलग में ले जाकर जयनाथ ने शांति और संकोच के साथ सारी बात समझा दी और कहा कि यहाँ मेरे रहने का कोई जरूरत नहीं है। स्नान और भोजन के उपरांत मैं चला जाऊँ, यही अच्छा है। और जयनाथ ने अपने बटुए में से 10 रुपये के नोट निकाले और रकम वृद्धा के हाथ में थमाते हुए बोले कि इसकी चिंता नहीं कीजिए, बाबा विश्वनाथ की कृपा से अभी इतना और निकाल सकता हूँ।
वृद्धा ने आग्रहपूर्वक रुपया लेने से इनकार कर दिया। बोली, गौरी का कर्म ही फूट गया है, इसमें किसी का क्यों दोष दूँ। रही खर्चे की बात तो कमला मैया की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, आप ज़रा भी चिंता ना करें। हाँ, किसी के साथ रतिनाथ को यहाँ भेज दें तो अच्छा होगा, मैं उसका मुंह देखना चाहती हूँ। स्नान और भोजन के बाद जयनाथ तरकुलवा से चल पड़े। चैत की दोपहर धूप कड़ी अवश्य थी, परंतु वहाँ रहना जयनाथ ने बेकार समझा था। इसके अलावा उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि रति घर पर अकेले कैसे रहेगा। उन दिनों रेलवे लाइन इस ओर जयनगर तक ही थी, इसके आगे नेपाल का इलाका पड़ता था। अब तो नेपाल सरकार ने जयनगर से जनकपुर तक अपनी रेल खोल दी है। उस दिन जयनाथ को शाम की ट्रेन मिल गई। 5 मिनट की देर हुई होती तो गाड़ी खुल जाती। राजनगर से मधुबनी, पंडौल, सकरी, अड़तार, सराय चारों स्टेशन वो खड़े ही आए। नेपाली औरत मर्द सिमरिया घाट जा रहा था गंगा नहाने। गाड़ी का यह डिब्बा उन्हीं से ठसाठस भरा हुआ था। पहर रात बीतते न बीतते जयनाथ अपने घर पहुंच गया। रतिनाथ अपने साथी नरेश के साथ उसी के घर पर सो रहा था। जयनाथ ने उसे उठाया नहीं, सामान मौजूद था। खिचड़ी पका ली और खाकर वो भी सो गया। जयनाथ सुबह उठते ही वह कुट्टी पर चला गया। यह कुटी से गांव बाहर पूरब की ओर बलवाहा पोखर के भिंडे पर थी। यहाँ 15 साल से एक महात्मा रहते थे जिसका असल नाम कोई नहीं जानता था। तभी उसे तारा बाबा कहा करते थे, क्योंकि रोज़ सुबह शाम वो माई तारा 20-25 बार इतने ज़ोर से चिल्लाते कि आसपास के चारों पांचों गांव में उस सिंहनाद से की परिव्याप्त हो जाते। उसकी धोती लाल सुर्ख रहती थी, गले में हाथी दांत की खरादे हुई दानों की माला थी। दाईं बाँह पर 2 बड़े बड़े रुद्राक्ष, एक बड़ा सा मूंगा पहनते थे। दाढ़ी, मूंछ, बाल और नाखून कभी कटाते नहीं थे। जयनाथ को तारा बाबा के प्रति श्रद्धा थी। वे नित्य एक बार बाबा का दर्शन करने आते। बाबा की आकुलता इस सुबह आज इस ब्राह्मण को यहाँ ले आया। बिना किसी संकोच से जयनाथ ने तारा बाबा को उमानाथ की माँ के संबंध में आज सब कुछ बता दिया। सुनकर बाबा की आंखें चमकी हुए बोल उठे, ना कि उस बेचारी को तू तरकुलवा छोड़ आए हो, मुझसे क्यों नहीं कहा, सब ठीक हो जाता। खैर, फिर भी एक यंत्र बना कर दूंगा, भिजवा देना। अपने पिता के बारे में रतिनाथ को सोकर उठते ही मालूम हो गया कि लौट आए हैं। वो जल्दी से निपट कर रसोई करने लगा। चाची सब चीज़ें रखी गई थी। जब भात हो गया, दाल भी हो गई, बैगन और सहजन की तरकारी चढ़ी थी, तब जयनाथ आया। वे उधर से नहाते ही आए थे। पूजा भगवान की जयनाथ आज स्वयं करने बैठे। वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी एक कुलीन ब्राह्मण के साधारण दैनिक जीवन में जितनी उपासना और कर्मकांड की आवश्यकता होती उतना तो वो जानते ही थे। प्रातः स्मरण, संध्या, तर्पण, पंचदेवता पूजन, शिव, विष्णु, दुर्गा का विशेष रूप से चंडी, सप्तशती पाठ, इतना किए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त विद्यापति की महेशवाणी और जयनाथ बड़ी तन्मयता से गाया करते थे। सिद्धांत कौमुदी और तर्क संग्रह से पूरी नहीं वो पढ़ पाए थे। अपनी अल्पज्ञता पर उन्हें जीवन भर पश्चाताप होता रहा। करीब आधा घंटा पूजा में जयनाथ लगाते थे। वह गोल मटोल मनोहर शालिग्राम नकली नहीं था जिसे बनारस या जयपुर के कारीगर काले पत्थर से तराश कर बनाते थे। यह भगवान पंचपुष्ट से स्कूल में श्रद्धा और भक्ति के पात्र बने हुए थे। पालीवार महावंश की यह शाखा झा उपाधि वाली थी। जयनाथ के वृद्धा परपितामह नील माधव उपाध्याय बहुत बड़े न्यायिक थे। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर मुर्शिदाबाद के नवाब ने पूर्णिया जिले में 100 बीघा जमीन लखीराज ब्रह्मोत्तर के रूप में उन्हें दे दी थी। जयनाथ के पितामह भ्राता जगदानंद झा उन्हें एक अच्छे ज्योतिषी थे। उनके 2 भाई थे। गृह कलह हुआ तो वह ब्रह्मोत्तर उन लोगों ने बेच डाला। उन्हीं न्यायिक नील माधव उपाध्याय को मुक्तिनाथ का दर्शन करके लौटने वाला एक महात्मा ने यह शालिग्राम दिया था। नारायणी नदी गंडक का यह उद्गम स्थान है। वहीं यह दिव्य प्रस्तर उस महात्मा को मिला था। बेतिया के तत्कालीन महाराज ने वहाँ एक बार न्यायिक जी गए थे। बेतिया के तत्कालीन महाराज के यहाँ एक बार न्यायिक जी गए थे। महात्मा ने उन्हें यह शालिग्राम दे दिया। महाराज ने इसकी महिमा सुनकर सोने का छोटा सा सिंहासन बनवा दिया। आज से 40 साल पहले न्यायिक जी के परपौत्र इंद्रमणि झा ने गया से लौटते समय पटना में भगवान का वह सिंहासन बेच डाला। सोने का जो सिंहासन था वो बेच डाला। इंद्रमणि की पुत्र का मुंह देखने की लालसा कभी पूरी नहीं हुई। हाँ, लड़कियां 4 अवश्य हुई। उन्हें अपने से भी उच्च कुल में कन्याएं दान करने की सनक थी।
और मिथिला का ब्राह्मण जो जितना ही कुलीन होता उसकी दरिद्रता भी उतनी ही बड़ी हुआ करती है। इंद्रमणि को भी अपनी 3 कन्याओं का भरण पोषण आजन्म करना पड़ा, क्योंकि 4 में से 3 दामाद परम अभिजीत और महादरिद्र थे। मरते वक्त जो कुछ था लड़कियों के नाम चढ़ा गए। इंद्रमणि जब मृतशैया पर थे तभी जयनाथ ने या भगवान शालिग्राम उनसे मांग लिया था। आज 15 साल से जयनाथ उस शालिग्राम की पूजा करते आ रहे हैं। पूजा समाप्त करके खाने के लिए बैठ गए। जयनाथ अपने पुत्र की सहनशीलता और कार्य क्षमता देखकर प्रसन्न होने का अवसर आज जयनाथ ने पहली बार जयनाथ को मिला था। ऐसी बात नहीं है। अब तो रतिनाथ 11 साल का हो गया है। पाठशाला में सबसे अधिक तीव्र बुद्धि वाला समझा जाता है। बहुत कम बोलता है। फुर्ती गजब की है उसमें। गरीबी के मारे बाप उसे हिंदी अंग्रेजी स्कूल में नहीं रख सका। अब रसोई तो जब रति 7 साल का था तभी से वो करना जानता है। रति गरीबी के मारे बच्चा भी बहुत जल्दी सयाना हो जाता है, सब कुछ सीख जाता है। गरीब परिवार था। 7वें गर्भ स्थिति के अनुसार 8वें साल की उम्र में उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। उपनयन होता है हम ब्राह्मणों में, 8वें साल में हो गया था रतिनाथ का। हाँ, मछली और मांस बनाना अभी तक उनसे नहीं सपरता था, यानी वो नहीं कर पाता, मछली मांस नहीं बना पाता था। इसका ये मतलब है देखिए, हमारे मैथिल ब्राह्मणों में ये मछली खाने की या मीट खाने की जो ये आ रही है, ये बहुत पुरानी है। ऐसा नहीं कि आज के जो नए युग के जो मैथिल ब्राह्मण हैं वही खाते हैं, ऐसा नहीं। अब ये देखिए, बाबा की रचना इतनी पुरानी है और इसमें भी इस चीज़ की चर्चा हुई है कि रतिनाथ को मछली मांस नहीं बनाने आता था। इट मीन्स बकरे का मीट भी खाते होंगे उस समय भी, और मछली भी खाते होंगे। तो ये हमारे ब्राह्मणों की ये शुरू से ही ये चलती आ रही है। ऐसा नहीं कि आज के नए युग में आकर के लोग मछली खाने लगे हैं या मीट खाने लगे हैं। पहले से ही हमारे मिथिलांचल के ब्राह्मणों में ये सब चीज़ चलता आ रहा है। पिता और पितियन घरेलू कामों में रति को कम उलझाते थे। वो चाहते थे कि रति पढ़ाई पर ध्यान दे। सो खाना 2 थालियों में परोस लिया गया और दोनों बाप पूत खाने बैठ गए। तो श्रोताओं, आज ये तीसरी एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आग्रह, संपूर्ण एपिसोड सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। आप लोगों की प्रतिक्रिया बाबा के रचना पर कम मिलती है। ये शिकायत मैं आज रख रहा हूँ अपने पटल पर। मैं आप लोग अपनी प्रतिक्रिया नहीं रखते हैं। इट मीन्स बाबा के इस रचना को आप लोग सुनिए। बाबा कालजयी रचनाकार थे और हिंदी में आंचलिक भाषा का प्रयोग बाबा बखूबी किया करते थे और इनकी जो भी रचनाएं हैं सब आंचलिक भाषाओं में, आंचलिक हिंदी में लिखी गई है। और मुझे याद है कि जब मैं अपने अध्ययन काल में मैं वहाँ दिल्ली में था तो दिल्ली में मैंने देखा कि दिल्ली में बहुत सारे हरियाणा के विद्वान आदमी बाबा के इस सब उपन्यास के प्रति इतने दीवाना थे कि इस उपन्यास को खरीदने के लिए जब भी बुक फेयर लगता तो वहाँ पर मैं बहुत सारा ये सब नॉवेल बिकता था बाबा का। तो उसी में मैंने ये सब उपन्यास खरीदा था, दिल्ली में ही खरीदा था बुक फेयर में। मुझे याद है बुक फेयर में ही ये सब बलसनमा, रतिनाथ की चाची, बटेसर, ये सब कुछ मैं ये नई दिल्ली में ही स्टूडेंट लाइफ में ही खरीदा था। और ये किताब सब अभी भी मेरे अपने लाइब्रेरी में है। और मेरे साथ कई हमारे हरियाणा के दोस्त भी इस तरह, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के कई हमारे दोस्त थे, वो लोग भी बाबा के उपन्यास खरीदे थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी बाबा की रचना कोई रचना संसार किसी एक कालखंड में या किसी एक खास भौगोलिक परिवेश में बधा हुआ नहीं है। ये संपूर्ण भूमंडल के लिए बाबा की ये रचना है। जब भी मैं इसको अभी YouTube पर मैं अपलोड करता हूँ तो ये ट्रांसलेट हो जाता है इंग्लिश में और बाहर के भी लोग इनको सुनते हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया रखिए और आशा करते हैं कि ये कालजयी रचना आप लोगों को अच्छा लगेगा। अंत में मैं ये कहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहते हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें और माता जनक नंदिनी जगदम्बा की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। जय मिथिला, जय मैथिली।